Hello everyone, I'm Shazib Dusman and we welcome you to our conversation. Today we will be discussing taxes and how Pakistan can resolve our tax crisis. We are very happy to have Mr. Numair Liaquat. Mr. Numair Liaquat is a country economist for the International Growth Center Pakistan. His research interests include environmental sustainability, public finance, and energy. He is a graduate of the University of Oxford, United Kingdom, and the Lahore University of Management Sciences, and was also previously part of the civil services of Pakistan. Hello, Numair, how are you? I'm good. Thank you, Shazib. Thank you so much for coming. No, my It was a pleasure. long overdue podcast, and we were delaying it and delaying it. Yes, glad to be here now. Finally. Definitely. Thank you. It was my pleasure too. So, Numair, if I ask you, everybody says, even including the IMF, including all our think tanks, that the root cause of all our problems is that we tax very little. We have very low tax to GDP ratio. So, if I ask you very simply for our audience, why is Pakistan taxing so little? देखिए पाकिस्तान ने अभी तक इनफ एम्फेसिस ही नहीं डाला टैक्सेशन के मामले के ऊपर इवन दो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हमें 40 दफ़ा कह चुके हैं सारे आईएमएफ बेल आउट प्रोग्राम्स के साथ एक कंडीशन आती है यू हैव टू इम्प्रूव योर टैक्सेशन बट पाकिस्तान डज नॉट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू डू दिस अब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टैक्सेशन नहीं कर पाता एक चीज़ तो ये है कि द इंटायर टैक्सेशन प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज यू सेड कि बड़ी कॉम्प्लिकेशन है उसमें पाकिस्तान में एक कंपनी जो है वो 5-6 जुरिस्डिक्शंस के अंदर रजिस्टर्ड है उसको कुल मिला के 50 to 60 टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस सो और उसके बाद फिर फर्दर फ्रेगमेंटेशन है फेडरल और प्रोविंशियल लेवल्स पे जहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो कलेक्ट होता है So to simplify it, I think the federation should put its institutions together. एक simple process बनाए जिसके through tax collect भी हो और tax monitor भी हो क्योंकि if tax is being monitored differently और बहुत different सारी agencies उसको कर रही हैं तो that also makes room for false claims by the agencies कि हाँ उनको further कोई exemption उनको मिल गई है या उनका कोई एक टैक्स रिफंड उनको इस तरह का मिल जाना चाहिए विच इज़ गिवन बाय सम एजेंसी सो हम एक रूम क्रिएट कर देते हैं वी क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विद इन द सिस्टम जिसके थ्रू फिर टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाता सेकेंडली आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हर मुल्क में तरक्की याफ्ता मुल्क में एक सिटीज़न और एक स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है एक सिटीज़न स्टेट को टैक्स तभी देता है जब वो सोचता है कि हाँ मेरे टैक्स का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा और मेरी अपनी और इस मुल्क की तरक्की के ऊपर पैसे लगाए जाएंगे दैट रिलेशन इन पाकिस्तान इज़ एब्सेंट पीपल थिंक दैट द टैक्स मनी विल गो इनटू करप्शन यहाँ किसी इनएफिशिएंट यूज़ में चला जाएगा एंड इट विल नॉट बी स्पेंड ऑन द पीपल एट द एंड तो ये दूसरा बहुत बड़ा मसला है कि द सिटीजन स्टेट रिलेशन इज़ एब्सेंट एंड लास्टली पाकिस्तान का जो टैक्सेशन का सारा सिस्टम है उसमें बहुत कम एम्फेसिस है ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन अगर आप टोटल टैक्स रेवेन्यू को देखें तो उसका मेजॉरिटी चंक इज कमिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेशन सेल्स टैक्स से आ जाएगा कस्टम से आ जाएगा विच इज़ ऑन कंजम्पशन लोगों की इनकम्स के ऊपर नहीं है यस सो जब तक वो डायरेक्ट टैक्सेशन आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप उन पावर ग्रुप्स को टैकल नहीं करेंगे और उनसे टैक्स नहीं निकलवाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू रेज इनफ टैक्सेस तो दिस इज़ थर्ड बिग इम्पोर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक टैक्स नहीं कलेक्ट कर सका अच्छा And I agree totally. And I think, as you said, direct taxation. I think we are not taxing income because it's difficult, right? We have to go and ensure that everybody's filing. We have to have a very good monitoring system. So हम ये करते हैं कि we go for very, easy process कि आप कंजम्पशन पे टैक्स लगा दें वो जो फिक्स टैक्स रिजीम जैसे हम कहते हैं ठीक है वैल्यू एडिशन पे लगा दें पेट्रोल पे लगा दें इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दें एंड उसका एक रिग्रेसिव इम्पैक्ट ये आता है कि वी आर टैक्सिंग पुअर एंड रिच at the same level. And as you're saying, if we really want to break those lobbies that are hammering the country, we really need to tax income those specific groups in that way. And I remember कि एक super tax, you might remember एक impose हुआ था और काफ़ी देर उस पे कोर्ट पे litigation भी चली. Yes, And yes. I think the government also needs to make sure कि कोई laws इस तरह के लाएं जिसमें courts are stayed away from tax matters, I think.
It's a totally executive domain, in my opinion. Judiciary must have very little say in that matter, I think. देखिए टैक्सेशन की अपनी कोर्ट्स होती हैं, हाँ, उसके अंदर पीपल गो इनटू अपील्स और वो सारा एक मैटर चलता है, तो वो कोर्ट्स होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट द कोर्ट्स शुड बी एफिशिएंट. टैक्सेशन के जितने मैटर्स हैं, व्हेन दे कम इनटू द कोर्ट दे शुड गेट रिजॉल्व्ड रियली फास्ट एंड देन शुड गेट इम्प्लीमेंटेड. जब डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत लंबा ले जाएगा, देन इट क्रिएट्स मोर रूम फॉर करप्शन, डिलेज, और इवेंचुअली फिर टैक्स रेवेन्यू आपका नहीं आएगा. Yeah, I agree, but I feel that would rarely happen when you're going to the Superior Court litigation. All of these power groups do go to courts because they don't want imposition of super taxes that will break their lobbies. So I think that I agree with you, but I think the court should have very narrowly tailored tests when they are going and intervening in these matters. They should not have a very large domain, because we have seen that the Supreme Court intervening in tax matters, even on mobile charges, that kind of stuff. That's a bad precedent. Yeah, that's a bad precedent. So I Yes. think the courts should be generally staying away from it, or should have very little procedural powers over it. But going forward, what do you think about, if I ask you why the government needs to tax in the first place? Like, how would it solve our governance crisis? देखिए पाकिस्तान में there are so many challenges that the country is facing. Climate change is a big problem that we're facing. उसके लिए we need to take these adaptive measures जिससे हमारी population बच भी सके और साथ develop भी कर सके. तो इन सारे challenges के लिए गवर्नमेंट को अपनी public service delivery जो है उसको बड़ा improve करना पड़ेगा. Government needs to provide health, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़े अखराजात हैं. इवन आपकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसके ऊपर बहुत सारे अखराजात आ जाते हैं. तो गवर्नमेंट को पैसे कहीं ना कहीं से जनरेट करने हैं. विदाउट जनरेटिंग इट्स ओन रेवेन्यू आप ये स्पेंडिंग नहीं कर सकते. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेशन कम्स फ्रॉम द नीड फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कि ये ज़रूरियात अवाम की पूरी करने के लिए, अपने सारे आने वाले चैलेंजेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है. और जितने भी हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका यही बुनियादी मसला है कि वो दे आर पुअर. दो स्टेट्स डोंट हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन डेवलपमेंट. आपके इतने सारे स्कूल हैं, हस्पताल हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट के काम रहते हैं. जब तक पैसा नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे? और एक शायद ये एजम्पशन है कि हम लोन के ऊपर या डेट के ऊपर आए हुए पैसों के ऊपर ये सारे काम करा सकते हैं, और एड के ऊपर. वो दैट्स अ फॉल्स होप. ये जितने भी पैसे आते हैं, एड आती है, डेट आता है, इट हैज़ कंडीशंस अटैच्ड टू इट. पॉलिटिकल इंटरेस्ट. हाँ, वो जो डेट है, लोन्स हैं, वो आपको रीपे करने हैं. और कोई एड आ रही है तो दैट माइट हैव सम स्ट्रिंग्स अटैच्ड. तो टैक्स करके स्पेंड करना इज द बेस्ट वे फॉर गवर्नमेंट to deliver to its people. With self determination. Yes. कि आप खुद ही अपने ही रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं अपने लोगों पे, जो एक आई थिंक ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट है कि रिच आर पेइंग मोर टैक्सेस एंड दे आर फंडिंग देन द पब्लिक सर्विसेज फॉर द पुअर. Absolutely. So I think I totally agree. But how do you feel, what is the link between taxes, collection of taxes, and the fiscal mismanagement over borrowing? Because Pakistan has been hampered with this fiscal mismanagement. We are over borrowing, that is causing our current account balance problems. So how does tax policy, flows into this conversation? देखें, जो फिस्कल डेफिसिट है ना, जिसकी IMF भी बहुत दफ़ा बात करता है, वो दो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं. एक आपका एक्सपेंडिचर है जो स्पेंडिंग हो रही है, और दूसरा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट. या तो आप अपने एक्सपेंसेस कम कर लें या फिर आप अपने रेवेन्यू बढ़ा लें. और गवर्नमेंट को इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा. कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो गवर्नमेंट नहीं कम कर सकती. आपकी सैलरीज हैं, आपकी पेंशन्स हैं जिसमें पाकिस्तान स्टक है, आपकी डिफेंस स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट डेट सर्विसिंग है. ऑल दीज एक्सपेंसेस गवर्नमेंट हैज़ टू डू. ठीक है, कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स ये लोग ले आते हैं बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते. इसके टॉप पे होता है आपका डेवलपमेंटल स्पेंडिंग. तो जो भी पाकिस्तान कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करेंगे वो इसके टॉप पे होंगे. तो इस डेफिसिट को कम करने का फिर यही तरीका है कि आप अपने डेवलपमेंट के बजट को कम कर दें और साथ अपना टैक्स रेवेन्यू थोड़ा सा बूस्ट करें. तो इट हैम्पर्स योर डेवलपमेंट फॉर द टाइम बीइंग. अभी आप उस तरीके से डेवलप नहीं कर सकेंगे.
लेकिन इवेंचुअली जब आपके टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ग्रो करेंगे तो देन यू कैन गो आउट, यू कैन स्पेंड ऑन डेवलपमेंट. लेकिन इस फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. बोरो करके गवर्नमेंट इट्स नॉट डूइंग एनी गुड टू एनीवन. उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो मसला क्रिएट होता है उसे कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट. हमारी जो मार्केट है, जो कमर्शियल मार्केट है जिससे लोन मिलते हैं, अगर गवर्नमेंट ही उसमें से सारे लोन्स ले लेगी तो प्राइवेट सेक्टर क्या लेगा. और हम अपने स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देखें तो प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग इज़ लेस देन 10%. एक साल में जितने भी लोन दिए जा रहे हैं उसके अंदर 10% से कम जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है. बाकी सारा का सारा गवर्नमेंट ले लेती है. तो जब तक प्राइवेट सेक्टर को लोन ही नहीं मिल पा रहे तो हाउ विल दे सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज, नए बिजनेसेस कैसे सेटअप होंगे. तो ये गवर्नमेंट क्राउड आउट कर देती है बाय बोरोइंग एक्सेसिवली फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. और फिलहाल तो सेंट्रल बैंक से बोरो करने पे पाबंदी है, बट अगर सेंट्रल बैंक से बोरो करे तो फिर इन्फ्लेशन का फिनोमेना बहुत ज़्यादा आ जाता है. तो ये एक ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, विच नीड्स टू बी मैनेज्ड. फिस्कल मिसमैनेजमेंट के अंदर फ़िलहाल टैक्सेशन को इम्प्रूव करना इज़ द बेस्ट पॉलिसी. उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए. टैक्सेस को बढ़ाएं और देन थिंक अबाउट व्हाट यू आर स्पेंडिंग. अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें और डेवलपमेंट प्लान के अंदर उनको लेके आएँ. And I totally agree. And I think what I really find very interesting is that Pakistan has been taxing so low, and generally on things that, for example, very luxury goods, we're not taxing as efficiently as we should on those things. And I find this very interesting because if we look at the from a legal perspective, the powers of provinces and the federal, there's a lot of confusion on it, and I think that hampers our collection strategies because the jurisdiction is not very set. So, how do you think, for example, in this matter, that we have seen that provinces are taxing on services, I believe, and the federal is taxing on goods and all other things. So, how do you think that the governance can improve if there is more synchronization or coordination between the provinces and federation? देखिए, एक बड़ा फंडामेंटल मसला हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि जो बॉडीज़ स्पेंड कर रही हैं वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रही. पाकिस्तान में हो ये रहा है कि द फेडरेशन इज़ कलेक्टिंग टैक्सेस एंड द प्रोविंसेस आर द वन स्पेंडिंग. तो प्रोविंसेस जो हैं वो ये एक एक्सपेंडिचर के यूनिट बन गए हुए हैं जो कि खुद टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे. और जौन सा भी इदारा खुद टैक्स कलेक्ट नहीं करता वो उसको उतने एफिशिएंटली स्पेंड भी नहीं करता क्योंकि उसको नहीं पता कितनी मुश्किल से टैक्स कलेक्ट किया गया. तो ये पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन और प्रोविंसेस का ये जो एक मिसमैच चल रहा है टैक्स कलेक्शन के अंदर, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. फेडरेशन को चाहिए कि वो टैक्स कलेक्शन के मामलात भी डेलीगेट करे टू द लोएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, इवन द लोकल बॉडीज. उसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत की किस्म का टैक्स है जो कि बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में तो इट्स वेरी प्रोनाउंस. काउंसिल टैक्स होता है जिसके थ्रू वो आपकी लोकल डेवलपमेंट के सारे काम भी करवाते हैं. And the provinces have not done very well in that. Provinces are doing really bad. Yes. इंडिया के अंदर उनका एक एक शहर, फॉर एग्जांपल चेन्नई, मुंबई, उनका जो अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स है दैट इज ग्रेटर देन पाकिस्तान का इंटायर प्रॉपर्टी टैक्स. And I was reading It's somewhere shocking. पाकिस्तान में I think 10 billion इन्होंने इकट्ठा किए प्रॉपर्टी टैक्स पूरे पंजाब में. इट्स जस्ट शॉकिंग कि बाहर के मुल्कों में, हमारे रीजन के मुल्कों में एक एक शहर से इतना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है जितना पाकिस्तान पूरे से होता है. Exactly. इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस आर नॉट टैक्सिंग द प्रॉपर्टीज. And it's their domain. Yes, and you mentioned कि जो अमीर लोग हैं जो वेल्थ टैक्स नहीं दे रहे, उनके ऊपर दिस टैक्स नीड टू बी लेविड. उनको ज़रूरत है कि वो अपनी मैसिव प्रॉपर्टीज़ और जो सेंट्रली लोकेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बड़े कमर्शियल इस्तेमाल हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा अपना टैक्स दें. तो दैट्स वन कंपोनेंट दैट वी आर मिसिंग. I agree. And I think provinces, after the NFC award and I think after the 18th Amendment, we have given so much power to provinces. Provinces are like spoiled boys now, in the sense that the federal government, after, paying for debt servicing, defense, they have nothing left, to be honest. And they are depending on borrowing, and they give all of their to the provinces, and the provinces are not collecting their taxes. So I think there is something that I would say, although
a lot of people say that 18th Amendment is like some kind of holy charter that cannot be changed. I feel if there are a lot of problems with 18th Amendment. I once did a research at a law firm I was interning at on 18th Amendment, and there was something called fat belly model. So they said that Pakistan has gone for a belly model, and there is something called hourglass model. So the fat belly model is that at the top, it's again very less powers. Then the middle, there is a lot of power, fat belly, Yes. and then at the bottom, local government, very less powers. As compared to the hourglass model, at the top, I think in Yes. China it was that there's a lot of powers that the federal government, then the provinces acts the connector, they're thin, and then at the bottom there is again a lot of powers. So again, I think that is something which we should aspire for. And after the 18th Amendment, we have this fat belly provinces. And, हाँ, I agree. I Yeah. think ये जो बड़ा mismatch है ना tax collection और हाँ, spending है हाँ. that needs to go away. Yeah. Provinces should step up. They should take some of the burden of tax collection. Yeah. और उसको फिर that will translate into Yeah. them spending that money Yeah. wisely. Yeah. Otherwise, they'll just keep on spending Yeah. that money here and there without worrying about where the tax is coming And the from. federal government has the international pressures. They have to deal with the IMF mostly. They have to deal with everyone, and they are not equipped enough. They are not having enough powers. Yes, yes, So I think it's a lot of law and economics coming together, especially the constitutional law here. Um, if I ask somebody in the street, they will say that they don't want to give the taxes because they don't trust the government, and as you mentioned initially too. Because they think that, and you go everywhere in Pakistan, people are mostly on their own. You know, I've heard that some people come together and they make their street on their own money, and like literally the people are left on their own, on the community or on their private finances or the charities, and the state just providing security at the end of the day. So a lot of people say that it's something which they're not willing to pay taxes because we don't get anything out of it. So how do you think that this lack of trust between state and citizens play into this tax compliance or tax collection? Do you think there is a Yes. relation? देखिए टैक्स कलेक्शन के अंदर एक तो ये है कि गवर्नमेंट इज इन्फोर्सिंग समथिंग ऑन यू, वो आपसे कलेक्ट करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट इज वेरी क्रिटिकल. दूसरी साइड पे एक वॉलेंटरी टैक्स पेइंग बेस भी होनी चाहिए Yeah. कि लोग खुद भी दिल से पे कर रहे हैं, Yeah. यू नो दे हैव सम विलिंगनेस टू पे. तो बोथ दीज थिंग्स गो साइड बाय साइड कि गवर्नमेंट भी ले रही है, निकलवा रही है टैक्स, एंड देन पीपल आल्सो वांट टू पे. पाकिस्तान में चूंकि लोगों को नज़र नहीं आ रहा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सो वीक कि लोगों का इत्मीनान नहीं है, तो दे डोंट वांट टू वॉलंटरली पे टैक्स, Yeah. दे डोंट वांट टू रजिस्टर फॉर टैक्स पेइंग. Yeah. अभी ये जो ताजर दोस्त कार्ड इन्होंने इंस्टॉल किए, उसमें द बिगेस्ट प्रॉब्लम है ताजर्स आर नॉट Yeah. फीलिंग कि उनको ना कुछ वापसी में मिलेगा. Yeah. इनफैक्ट दे फील के इसके बाद वो फंस जाएंगे एक लूप के Yeah, अंदर. yeah. हाँ. तो आई थिंक there should be some mechanism through which people feel कि उनको चीज़ें मिल रही हैं. The best way to do this is having local governments installed as soon as possible. क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पे काम करते हैं, लोगों के साथ पर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं इन सारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स का, एंड पीपल कैन सी कि यार हाँ जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वो लग भी रहा है. मुशर्रफ दौर के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स थी, एंड पीपल जनरली फील कि हाँ उस दौर में बड़ा काम भी हुआ था. तो वी हैव दीज गुड एग्जांपल्स, सो एंड वी शुड स्टिक टू देम. इसको प्रमोट करने का यही तरीका है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स ले आएँ और यू मेक द पीपल फील कि हाँ ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर यू एंड दे आर आल्सो डिलीवरिंग. वो पैसा लग रहा है, नज़र भी आ रहा है. Yeah. That's the way. And I think a lot of people say that once you get into their tax net, because there is so much lack of trust on the state authorities, that they say that if we are into this process, all our taxes will be on us. As the salaried people say, salaried people say that exporters are not taxed, businessmen are not taxed. We are only taxed because it's just easy to tax us because our tax is deducted on the spot, like from before the salary is even given. So I think this and I think that the behavior of the government does provide that kind of juice to have this thinking, because the government is really doing it. Like it's just easy, it's just quick, and they can follow the IMF guidelines.
I agree. But the steps that government is taking थोड़े essential भी हैं. It is really important to get these people registered. जब तक गवर्नमेंट के पास एक एक्टिव डेटाबेस नहीं है इन सारे प्रोफेशनल लोगों की, तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट देम इनटू द टैक्स नेट. अभी इस टाइम पे गवर्नमेंट प्रॉक्सी के तौर पे इनके इंटरनेशनल ट्रैवल को बिजली के बिल्स को यूज़ कर रही है कि हाँ ठीक है कमर्शियल मीटर है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है, तो प्रॉब्ली दे आर अर्निंग अ लॉट मोर. इन चीज़ों को गवर्नमेंट एज प्रॉक्सी यूज़ कर रही है. बट इनके साथ गवर्नमेंट नीड्स टू टेक दीज अदर स्टेप्स. सो फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सिस्टम में लोगों को लेके आना चाह रहे हैं ना, तो बैंकिंग सिस्टम में यू शुड रिमूव दीज ट्रांजैक्शनल कॉस्ट्स. आप डेवलप कंट्रीज में देखते हैं कि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस के पीछे भी कोई डिडक्शन नहीं होती. यहाँ पर इंटर बैंक डिडक्शन है, इंटर सिटी डिडक्शन है, 50,000 के अमाउंट से ऊपर की पेमेंट पे डिडक्शन है. तो आपने तो डिसइंसेंटिव्स क्रिएट किए हुए अपने सिस्टम के अंदर कि वो कैश चैनल यूज कर लें. दे आर प्रॉब्ली सेविंग मोर थ्रू कैश. तो बैंकिंग शुड बी दीज डिडक्शंस फ्री. वो कैश ट्रांसफर जो है ना दैट शुड बी स्मूथ. एंड दैट विल इवेंचुअली हेल्प द स्टेट कि उनको पता लग जाएगा कि हाँ कैश फ्लो है किस तरीके का. यू नो मोर पीपल विल कम ऑन टू द नेट. वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी उनके बन जाएंगे. इट विल बिकम इजी फॉर देम. तो बैंकिंग को आसान करें, डिडक्शन फ्री करें, हाँ मेक इट एक्सेसिबल. बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कार्ड, चेकबुक, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं दे आर फॉर फ्री. किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर को चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं. इन पाकिस्तान मैनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर चार्जिंग दिस. तो गरीब आदमी के पास भी उस तरीके का इंसेंटिव नहीं है टू कम. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दिस दे हैव टू एनफोर्स थिंग्स. देखें जो 3 बड़े सेक्टर्स हमारे टैक्सेशन से बाहर है ना, जिसमें प्रॉपर्टी है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें हमारे रिटेलर्स और ताजर हैं, ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो कि टैक्स नेट से बिल्कुल ही बाहर है. They have to bring them in somehow. उसके बगैर गवर्नमेंट टैक्सेशन नहीं रेज कर सकती. And there are so many incentives for people to stay in these sectors and keep on making a lot more money and enjoying all the benefits. जबकि जो सैलरी तबका है, जो like people like you and me who are doing these formal jobs, we're the ones paying taxes. तो eventually एक disproportional tax burden है हम सब लोगों के ऊपर. गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रिंग दीज सेक्टर्स इन और उनको टैक्स करना चाहिए. एग्रीकल्चर अभी तक हम लोग हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है टू टैक्स इट, बट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एग्रीकल्चर इज यूजिंग मोर देन 80% ऑफ दिस कंट्रीज वाटर. एक बड़ा स्कार्स रिसोर्स है. उसमें भी प्रोविंसेस का ही डोमेन है प्रॉब्ली टू टैक्स एग्रीकल्चर. तो उसमें दे नीड टू टैक्स एग्रीकल्चर. और फिर आप एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर देखें. एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर हाँ, एंड इट्स क्लोज टू 20%. जीडीपी की 20% के करीब कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की. लेकिन टैक्सेशन में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 1%. तो इतना मैसिव गैप है इस पूरे सेक्टर के अंदर एंड नोबडी हैज थॉट अबाउट इट. वो कुछ एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी मसला आ जाता है. दे डोंट वांट टू टैक्स सो मेनी फार्मर्स, कुछ वोट्स नहीं मिलेंगे ये वो. बट आई थिंक वी आर नाउ बियॉन्ड दैट पॉइंट. और अब कुछ थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स, कुछ इस तरह के इकदाम उठाने पड़ेंगे टू कलेक्ट टैक्स. Yeah, I totally agree. And I think I remember what you were saying about the cash in circulation. As long as people are out of the banking channels, I think it's just impossible to tax properly, I think. And for that, we need to make banking accessible. We need to remove the withholding transaction cost or whatever this is it. And I think that is something which will be the key if we really want to have a digitalization of taxation records. I remember there was back in like when I was a student, I remember meeting SM Zafar, if you know him. He was a very big lawyer, eminent lawyer. He also served in Ayub Khan cabinet, and then he was a senator too. And he was one of the people who were the main architects of 18th Amendment. And he himself, I remember interviewing him, and he himself said that there were certain areas that he didn't want it to be he wanted it to be the federal domain, like forest. He said that if we are talking about the climate, it has to be the power has to be with the federation more, because if we're talking about the entire country, there are a lot of forests going from Punjab into KP, and it's just very difficult to regulate.
And he was also like of the opinion that 18th Amendment has probably gone very far in giving powers to provinces. And I also agree with him on that, that as long as we are not making provinces do their work, and that you're just giving them the money from the federation, I think the federal has done quite well. Of course, not to that degree, but they are very serious about collecting taxes. FBR is on its toes all the time. All the focus is on that, but nobody is talking about provinces. And the key will be that we are provinces collect, as we said, property taxes, agriculture taxes, most of the taxes that are out of the domain that are the provinces powers. So I think the laws need to be amended. As a lawyer, I have more focus, of course, on that. But I had a really good conversation with you. Thank you so Same much for here. coming. We had a very good intersectional dialogue between lawyer and economist and the policy sector. Yes. So it was lovely to have you Thank here you. at IPRI. So